Hello friends, I have started a series for UGC NET exam in June 2025 for the political science subject. This series is very beneficial for those students who can't afford paid courses because in this I will complete whole syllabus of political science unit by unit wise and topic by topic wise. So please like, subscribe and share my channel so that you can get further videos on time. And for completing this series it will take 3 to 4 months, and then we will practice previous year questions also. This is the fourth video of this series on Marxism. Earlier I have covered three topics of unit 1, that is political theory. These topics which I have already covered in the previous three videos of this series are liberalism, conservatism, socialism, and now in this video I'm going to discuss Marxism. Okay, so the classes will be bilingual. I will use both Hindi and English for explaining this टॉपिक्स. तो इसको आप देखिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल सीरीज़ होगी क्योंकि आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी टॉपिक फॉर द UGC नेट एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस वेरी टू द पॉइंट एंड कंसाइज. बहुत ही लेंदी नई क्लासेस होंगी. ये जो मार्क्सिज्म वाली वीडियो है ये थोड़ी लेंदी होगी बिकॉज थोड़ा इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझाना है, और ये सिर्फ UGC नेट वाले बच्चों के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये UPSC वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है. बिकॉज जो बच्चे UPSC एग्ज़ाम देते हैं और जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस होता है उनके लिए भी ये बहुत ही टू द पॉइंट मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है चीज़ों को, और ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं. अभी मैं पहले UGC का जो है जो कॉमन सब टॉपिक है वो आप इस वाली वीडियो से UPSC वाले स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं एंड UGC वाले भी पढ़ सकते हैं. इसके बाद जब ये UGC का कोर्स मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूँगी यूट्यूब पे, देन आई विल स्टार्ट अ सीरीज़ फॉर पॉलिटिकल साइंस UPSC वाले स्टूडेंट के लिए जो जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है. सो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस टाइप ऑफ वर्क इन यूट्यूब. मैं यूट्यूब में पहली बार इस टाइप का कर रही हूँ बिकॉज में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लोग पेड कोर्सेज नहीं ले सकते हैं, जिनके पास फाइनेंशियली थोड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस होती हैं. सो उन स्टूडेंट्स के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज़ है. आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा. आप खुद इस वीडियोस को देखिएगा और आपको समझ में आएगा. ठीक है. सो दिस मार्क्सिज्म. देखिए, मार्क्सिज्म क्या है? एक ऐसी फ़िलॉसफी जिसने अपना रूट्स एंड शूट्स कहाँ से उसके रूट्स एंड शूट्स लिए. इसने अपने रूट्स एंड शूट एक जर्मन फिलोसोफर थे, कार्ल मार्क्स. 1818 से 1883 ये इनकी टाइमलाइन है. ओके, सो मार्क्सिज्म फिलोसफी वाज गिवन बाय अ जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स. ठीक है. दिस फिलोसफी वॉज अगेंस्ट द सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ क्रिएटेड बाय द राइज ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म इन यूरोप. देखिए, यूरोप में क्या था कि इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था. अब इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म क्या होता है ये मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है सोशलिज्म की, उसमें समझाया है. देखिए, मैंने हर एक चीज़ सीक्वेंस में क्यों वीडियोस डाल रही हूँ, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सीक्वेंस में 1 बाय 1 वीडियो मिलती जाए. और प्लीज़ मेरी एक आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स, अगर वो आई डोंट केयर कि वो कितने स्टूडेंट्स हैं, मुझे बहुत खुशी होगी कि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे क्योंकि बहुत ही एफ़र्ट्स डाले हैं मैंने इन नोट्स को बनाने में. तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ मुझे टाइम सजेस्ट कर दीजिए कि किस टाइम पे मैं डेली या अल्टरनेट डेज पे वीडियोस को डालूं ताकि आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल हो और आप लोग उस टाइम पे देख सकें. क्योंकि अभी मैं रैंडमली डाल रही हूँ, कभी कभी 2-3-4 दिन का गैप भी हो जा रहा है बिकॉज व्यूज़ उतने नहीं आ रहे हैं एंड अब मैं लेक्चर प्रिपेयर करने में भी टाइम लगता है, खुद के नोट्स बनाने में. बट फिर भी अगर कोई भी 2-4 स्टूडेंट भी बहुत ही सीरियसली इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उन लोगों के लिए उसी टाइम पे फिर डालने की पूरी कोशिश करूँगी, वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूँगी. ठीक है. सो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म मैंने इससे पहले जो एक वीडियो लेक्चर बनाया है सोशलिज्म का, उसमें एक्सप्लेन किया है कि क्या होता है. यूरोप में इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म बहुत बढ़ रहा था ड्यू टू फिलोसफी ऑफ, वहाँ लिबरलिज्म की फ़िलासफ़ी बहुत प्रिवेल कर रही थी. तो जो ये मार्क्सिज्म है, ये जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म की वजह से जो सोसाइटी में सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ बढ़ती जा रही थी, उसकी वजह से उसके अगेंस्ट में ये फ़िलासफ़ी बनी. अब क्या हो रहा था कि वहाँ पे किसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी? हैव्स एंड हैव नॉट्स की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी. अब हु आर हैव्स एंड हैव नॉट्स? हैव्स आर दोज हु
have the ownership of the means of production, and have nots are those who don't have the ownership of means of production. So haves वो होते हैं जो इनके पास ownership जो means of production है, land, labor, capital, इन सब की ownership हो, और have not जिनके पास इन सब चीज़ों की क्या ownership ना हो। तो इन लोगों की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी। सोसाइटी जो वेस्टर्न सोसाइटी थी वो डिवाइड हो रही थी दो क्लासेस में। अब वो दो क्लासेस कौन थी? एक कैपिटलिस्ट क्लास थी और एक वर्कर्स क्लास थी। कैपिटलिस्ट क्लास को हम बुर्जुआजी क्लास भी कहते हैं, वर्कर्स क्लास को हम लोग प्रोलेटेरिएट क्लास भी कहते हैं। तो Europe society was divided into two classes, that is capitalist and workers. So the Marx was against this class division. मार्क्स क्या चाहते थे कि एक क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी हो। ठीक है, मार्क्स की एक बुक थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली देखिए क्या होता है कि यूजीसी के पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि किस थिंकर की कौन सी बुक है, कौन से ईयर में लिखी गई। ईयर तो ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बट सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो ये कि किस थिंकर की कौन सी बुक है। ठीक है, तो मार्क्स और उनके को ऑथर थे फ्रेडरिक एंजल। उन दोनों ने मिलके ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में इस बुक को पब्लिश किया। और उस बुक में उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिबरलिज्म जो फ़िलॉसफी यूरोप में प्रिवेल कर रही थी उसको चैलेंज कर रहे थे। उन्होंने बोला कि हम लिबरलिज्म को चैलेंज कर रहे हैं, किस तरीके से हम प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन कर सकते हैं। प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन मतलब वर्कर्स जो हैं, जो ऑप्रेस्ड क्लास है, जिसको ऑप्रेस किया जा रहा है, जिसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उस क्लास को, वो जो क्लास है वर्कर, वो प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन कर सके, ताकि सोसाइटी में एक बेसिक जो स्ट्रक्चर बन चुका है लिबरलिज्म का या कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर बन चुका है सोसाइटी का, वो स्ट्रक्चर को चेंज किया जा सके। ठीक है, अब ये जो अर्ली सोशलिस्ट थे उनको भी काउंटर करता है, उनको भी चैलेंज करता है मार्क्सिज्म। क्या कहता है कि जो अर्ली सोशलिस्ट थे वो बहुत ही यूटोपियन सोशलिज्म उन्होंने फिलॉसफी दी थी। यूटोपियन मीन्स कि इमेजिनरी, जिसको, ठीक है, सो वो उन्होंने बोला कि हम जो फिलॉसफी मार्क्सिज्म की है वो बहुत ही साइंटिफिक पर्सपेक्टिव है सोशलिज्म का और सोसाइटी में चेंज लाने का। मार्क्स और एंजल ने मिडल 19th सेंचुरी में ये चीज़ बोली। फिर मार्क्सिज्म को लेकिन प्रैक्टिकल शेप कब मिला? जब 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हो रहा था। किसके लीडरशिप के अंदर में? व्लादिमीर लेनिन के अंदर। जब व्लादिमीर लेनिन वहाँ के लीडर थे रशिया में, यूएस सोवियत यूनियन के, तो उस टाइम पे रशियन रेवोल्यूशन में ये मार्क्सिज्म फिलॉसफी को एक प्रैक्टिकल शेप मिला। ओके, नाउ क्लासिकल मार्क्सिज्म कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ? सबसे पहले क्लासिकल मार्क्सिज्म आया, फिर स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म आया, फिर न्यू मार्क्सिज्म आया। लेकिन मार्क्सिज्म के वेरियस टाइप्स कुछ भी हों, उसका बेसिक आइडिया क्या था? उसका बेसिक आइडिया था स्टेटलेस सोसाइटी। ठीक है, क्या था? स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी। ठीक, ऐसी सोसाइटी जिसमें स्टेट ना हो और ऐसी सोसाइटी जिसमें क्लासेस ना हो। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिज्म। यही कम्युनिज्म था। इसका जो आउटकम था, इसका आउटकम क्या था कि भाई ये तो बेसिक आइडिया था। आउटकम क्या था? क्या चाहिए था? इक्वालिटी चाहिए थी सोसाइटी में, सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी। फॉर अचीविंग दिस इक्वालिटी व्हाट दे नीड इज़ स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी। ओके, आई होप यहाँ तक कि आपको समझ में आया होगा मार्क्सिज्म। नाउ अब मार्क्सिज्म के कुछ सेंट्रल आर्गूमेंट्स हैं, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मार्क्सिज्म फिलॉसफी क्या कहती है कि सोसाइटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक रियल कंपोनेंट होता है, एक सुपरफिशियल कंपोनेंट होता है। जो रियल कंपोनेंट होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर कहलाता है, और जो सुपरफिशियल कंपोनेंट होता है उसको हम लोग सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। तो बेस और सुपर स्ट्रक्चर का जो है वो इसने मार्क्सिज्म ने बोला था। ठीक है, अब बेस क्या रिप्रेजेंट करता है? मैंने बोला ना कि सोसाइटी का मार्क्स अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म सोसाइटी हैज़ टू कंपोनेंट्स, वन इज रियल कंपोनेंट एंड अदर वन इज सुपरफिशियल कंपोनेंट। रियल कंपोनेंट रिप्रेजेंट व्हाट? बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेस में क्या क्या आता है? बेस में क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? ओनरशिप ओवर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टी राइट्स। बेस वो रिप्रेजेंट करता है कि कौन लोग हैं जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और प्रॉपर्टी राइट्स की ओनरशिप है, क्योंकि जिनके पास भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के या प्रॉपर्टी राइट्स की ओनरशिप है वही लोग क्या करते हैं? मोनोपोलाइज करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर को, और उन्हीं लोग के पास पॉलिटिक्स की, सोसाइटी की या इंस्टीट्यूशन की होल्ड होती है, स्ट्रॉन्ग होल्ड होती है उन्हीं लोगों के पास, जिन लोगों के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप राइट्स है या प्रॉपर्टी राइट्स है। तो ये बेस को रिप्रेजेंट करता है, यही रियल कंपोनेंट है। और जो सुपर स्ट्रक्चर है वो जो है सोसाइटी का कल्चर और सारी चीज़ें
डिनोट करता है। अभी इस जो बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर मॉडल है ऑफ मार्क्सिज्म, इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी आगे की कंपोनेंट्स में, अभी के लिए इतना ही है, ठीक है। फिर पॉइंट 3 क्या कहता है कि जो लिबरल कैपिटलिज्म है वो लोग क्या कहते हैं कि ईच अकॉर्डिंग टू इज़ वर्थ, मतलब कहते हैं कि जिसकी जितनी जैसी वर्थ है उसके अकॉर्डिंग उसे मिलना चाहिए। मार्क्सिज्म क्या सोशलिज्म क्या कहता है, ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। और कम्युनिज्म की फिलॉसफी या मार्क्सिज्म क्या कहता है, ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, जिसको जैसी नीड्स है उसके हिसाब से मिलना चाहिए। फिर इनका जो फोर्थ सेंट्रल आर्गूमेंट है वो ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वर्कर का जो रेवोल्यूशन है वही क्या कर सकता है, एक परफेक्ट फ्रीडम ला सकता है। परफेक्ट फ्रीडम किन चीज़ों से, नेसेसिटीज़ से, क्योंकि अगर बेसिक नीड्स जो हैं वो फुलफ़िल होंगी सोसाइटी में हर एक इंडिविजुअल की, तो एक तरह से इंडिविजुअल फ्री है, फ्रीडम है उसको नेसेसिटीज़ से। और ये कब पॉसिबल है, ये स्टेटलेस सोसाइटी में पॉसिबल है, क्योंकि मार्क्स के अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट थिंकर्स जो स्टेट है वो क्या है, एक तरीके से स्टेट किसको फेवर करता है, जो बुर्जुआजी क्लास हैं जो उनको ज़्यादा फेवर करता है, ठीक है। तो उनका कहने का मतलब इस सोसाइटी अगर स्टेटलेस रहेगी तो वहाँ पे कॉमन ओनरशिप रहेगी ओवर मींस ऑफ प्रोडक्शन, और सबकी जो बेसिक नीड्स हैं, जब ओनरशिप कैसी होगी, कॉमन होगी, तो जो सबकी बेसिक नीड्स हैं वो फुलफ़िल होंगी। तो ये जो सोसाइटी है कि एक स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स रेवोल्यूशन ही ऐसा कर सकता है। और परफेक्ट फ्रीडम हम उसी को कहेंगे जिस सोसाइटी में हर एक व्यक्ति के पास जो है उसकी बेसिक नीड्स फुलफ़िल हों, ठीक। फिर उसके बाद इनका फिफ्थ जो आर्गूमेंट है वो क्या है कि ये एक आइडियोलॉजी जो होती है ना, ये एक फॉल्स कॉन्शियसनेस है। और रिलीजन के नाम पे जो आइडियोलॉजी देते हैं या और सारी रिलीजन की बातें करते हैं, ये एक ओपीएम है, ये एक नशा है, क्योंकि ये क्या करता है, ये वर्कर्स के कॉन्शियसनेस को मिसगाइड करता है। वर्कर्स को, ये जो अपर क्लासेस होती हैं या फिर जो बुर्जुआजी क्लास है, कैपिटलिस्ट क्लास है, ये वर्कर्स को मिसगाइड करती हैं इन द नेम ऑफ आइडियोलॉजी कि हाँ भाई लिबरलिज्म आइडियोलॉजी प्रिवेल करनी है, या इन द नेम ऑफ रिलीजन ये लोग वर्कर्स के कॉन्शियसनेस को मिसगाइड करते हैं। तो वी शुड नॉट गिव मोर इम्पॉर्टेंट टू दिस। नाउ सिक्स्थ आर्गूमेंट क्या है इनका कि अर्ली जो मार्क्सिज्म थे ये पॉलिटिकल पार्टी को भी क्रिटिसाइज करते थे। ये इनके अकॉर्डिंग पॉलिटिकल पार्टी, जैसे लेनिन जो रशिया सोवियत यूनियन में, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकिन क्या कहा, ये कहा कि ये वैंगार्ड हैं ऑफ रेवोल्यूशन। देखो यहाँ से क्वेश्चन जो है, ये यूपीएससी के जो ऑप्शनल वाले बच्चे हैं ना, उन पे ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ आया है, ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ वैंगार्ड ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। तो लेनिन ने क्या कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो वैंगार्ड ऑफ रेवोल्यूशन है, ये हार्बिंगर ऑफ डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजर हैं। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने फेवर किया कि हाँ रेवोल्यूशन जो ला सकता है वो कौन लाता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ लाती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ आर नेसेसरी, बट ये अर्ली मार्क्सिज्म बोल रहे थे, पर लेटर ऑन मार्क्सिज्म वो लोग इस चीज़ को नहीं मानते थे, ठीक है। तो आई होप्स ये जो मार्क्सिज्म के 6 सेंट्रल आर्गूमेंट्स हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नाउ अब हम लोग की कॉम्पोनेंट्स पढ़ते हैं, ओके। सी सबसे पहला कंपोनेंट है मार्क्सिज्म का क्लास स्ट्रगल एंड स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक। देखो जो मार्क्स फिलॉसफी थी उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट उन लोगों ने कॉन्सेप्ट क्या दिया, क्लास स्ट्रगल का बोला, क्योंकि वो क्या चाहते थे, वो क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी चाहते थे। तो इन्होंने बोला कि सोसाइटी, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म विच इज़ प्रिवेलिंग इन यूरोप एट दैट टाइम, क्लास सोसाइटी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, दैट इज़ कैपिटलिस्ट एंड बुर्जुआजी प्रोलेटेरिएट क्लास, ओके। सो उन आप इस वजह से क्या हो रहा है, जो ऑप्रेस्ड क्लास हैं उनके बहुत स्ट्रगल है, एक क्लास स्ट्रगल है। और उन्होंने हिस्ट्री को हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म का आइडिया दिया। हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म मतलब उन्होंने हिस्ट्री को बताया कि कैसे हिस्ट्री इवॉल्व हुई और उसका मटेरियल से कितना लिंक है, ठीक है। ये अब इसको ये हम बहुत ही मैंने टू द पॉइंट बस समझाया हुआ है, बहुत ज़्यादा इसमें खिचड़ी नहीं पकाई है, टू द पॉइंट आपको समझाने की मैंने कोशिश की है हर एक कॉन्सेप्ट के। एंड दोज स्टूडेंट हु हैव देयर सब्जेक्ट एज ऑप्शनल, पॉलिटिकल साइंस जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उनके लिए भी ये क्लास मार्क्सिज्म की बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। फिर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ इनएविटेबिलिटी ऑफ क्लास स्ट्रगल एंड कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ 2 क्लासेस, ठीक। इन्होंने क्या कहा कि जो है ऐसी सोसाइटी जहाँ पे
क्लासेस में अगर सोसाइटी डिवाइड हो गई है तो वहाँ पे तो क्लास स्ट्रगल होना इनएविटेबल है, वो तो होगा ही। और क्योंकि दोनों क्लासेस की जो इंटरेस्ट हैं वो कॉन्फ्लिक्ट करती हैं। अपर क्लास कुछ और चाहता है, अपर क्लास अपना प्रॉफिट देखना चाहता है, एंड लोअर क्लास अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करना चाहता है। बट अपर क्लास अगर अपने अकॉर्डिंग ही चीज़ें करेगा फॉर preparing their own needs for maximizing their profits, सो लोअर क्लास के इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होंगे। सो मार्क्स जो है, मार्क्स ने एक इनकी स्टेटमेंट था, द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथरटो सोसाइटी इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। ये इस टाइप का भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें क्या पूछा जाता है कि जैसे सपोज़ ये स्टेटमेंट दे दिया जाएगा आपको, ठीक है, क्वेश्चन एज अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, फिर उसमें ऑप्शन में 4 थिंकर के नेम दे दिए जाएंगे और फिर पूछा जाएगा कि ये स्टेटमेंट किस थिंकर ने बोला। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को गो थ्रू कीजिए एंड विल कम टू नो दैट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन दिस एग्जाम। सो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये आपको किस टाइप की प्रिपरेशन करनी है। एंड मैंने ये नोट्स कहीं ना कहीं उसी बेसिस पे बनाए हुए हैं। एंड जब हम लोग लास्ट में PYQs प्रैक्टिस करेंगे बिफोर एग्ज़ाम 15-14 डेज पहले जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, अगर ये सीरीज़ मैं कंटिन्यू करूँगी, बट आई नीड योर सपोर्ट आल्सो, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। ओके, सो द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथरटो द सोसाइटी इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। मार्क्स का कहना क्या था कि सोसाइटी की हिस्ट्री क्या है, सोसाइटी की हिस्ट्री यही है कि हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। अगर हम हिस्ट्री में जाकर देखें तो क्लासेस में डिवाइडेड रही है और क्लास स्ट्रगल होते रहे, उसी की तरह हिस्ट्री इवॉल्व रही है। अब इन्होंने क्या बोला मार्क्स ने कि हिस्ट्री के 6 स्टेजेस हैं। किसके बेसिस पे? क्लास स्ट्रगल के बेसिस में इन्हें हिस्ट्री के 6 स्टेजेस को बताया। सबसे पहला स्टेज जो बताया वो प्रिमिटिव कम्युनिज्म बताया। इन्होंने बोला कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म जब था पहले, तब उस टाइम पे कोई क्लासेस, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक, तब कोई क्लासेस नहीं थी तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। ये था प्रिमिटिव कम्युनिज्म। फिर उसके बाद आई स्लेवरी। स्लेवरी में क्या थे? ऑप्रेसिंग क्लास कौन था? ओनर्स थे। ओनर्स ऑप्रेस करते थे। किसको ऑप्रेस करते थे? जो स्लेव्स होते थे, ठीक, जो उनके नौकर होते थे, नौकर उनको जो है ऑप्रेस करते थे। तो पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म, फिर स्लेवरी। स्लेवरी में स्लेव्स एंड स्लेव ओनर्स एंड स्लेव्स थे। फिर उसके बाद हिस्ट्री में क्या आया? फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म में लैंड ओनर्स थे और सर्व्स थे। जो ओनर्स थे, जो लैंड के ओनर्स थे, वो लोग अपने सर्व से जो उनके काम करते थे उनसे काम करवाते थे, बट उनको इतना ज़्यादा पे नहीं करते थे एंड बहुत लंबे वर्क आवर्स होते थे उन लोगों के। सो ये चीज़ आई। तो एक तरह से ये हिस्ट्री को कैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये स्टेजेस जो है बेस्ड ऑन क्लास स्ट्रगल, कि भाई सोसाइटी में अगर हम हिस्ट्री पे जाएँ तो हमेशा क्लासेस में सोसाइटी डिवाइड रही है, ठीक। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि फिर कैपिटलिज्म आया, जिसमें बुर्जुआजी क्लास थे एंड प्रोलेटेरिएट क्लास थे, ये वर्कर्स क्लास थी। इनके बीच में भी क्या था? क्लास स्ट्रगल था। फिर उसके बाद सोशलिज्म अचीव कर सकते हैं। सोशलिज्म एक टेम्परेरी स्टेज होती है जिसमें कि स्टेट के मैनेजर्स होते हैं, मतलब स्टेट होता है और वो मैनेज करते हैं, ये ऑपरेसिंग क्लास होते हैं एंड वर्कर्स जो हैं ऑपरेस्ड क्लास होते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि सोशलिज्म, इन ऑर्डर टू मेक अ सोसाइटी वेयर इक्वालिटी इज़ है, तो ऐसे सोसाइटी को लाने के लिए एक सोशलिज्म स्टेज जो कि टेम्परेरी स्टेज है, उससे ग्रो थ्रू होने के बाद हम कम्युनिज्म को अचीव कर सकते हैं, जहाँ पे फिर से क्या हो, कोई क्लासेस ना हो तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होगा। जब सोसाइटी में कोई क्लासेस ही नहीं होंगे तो जो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है वो नहीं होगा। जब कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, तो सोसाइटी पीस में रहेगी, सबकी नीड्स फुलफिल होती रहेंगी। सो ये कैसे अचीव होगा? जब क्लासेस नहीं होंगे और स्टेटलेस सोसाइटी होगी, ठीक है। सो इन्होंने बोला कि जो सोशलिज्म है वो एक जो टेम्परेरी स्टेज है, ये किस लिए आना ज़रूरी है? प्राइवेट प्रॉपर्टी को एंड करने के लिए, और क्लास जो एंटागोनिज्म है, क्लास एंटागोनिज्म मीन्स कॉन्फ्लिक्शन, तो इसके लिए पहले सोशलिज्म स्टेट आना ज़रूरी है, क्योंकि स्टेट ये इंश्योर करेगा कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ ना हो, स्टेट उन प्रॉपर्टीज़ को अपने अंडर में पहले लेगा और उसके बाद फिर स्टेट भी धीरे धीरे विद अवे हो जाएगा, स्टेट चला जाएगा और फिर हम कम्युनिज्म स्टेट को, इस स्टेज को हम अचीव कर लेंगे, जहाँ पे ना ही कोई क्लासेस हैं ना ही कोई कॉन्फ्लिक्ट है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। जो स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री हैं, इसी को हम हिस्टोरिकल मेटरलिज्म का आइडिया बोलते हैं एंड ये पहला की कंपोनेंट है मार्क्सिज्म थ्योरी का, फिलोसफी का। फिर
दूसरा जो है की कंपोनेंट वो बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर मॉडल है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि इनका सेंट्रल जो आर्गूमेंट था वो बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर मॉडल पे बेस था। तो इनका ये बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर मॉडल क्या है, इसको भी मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है, आप इसको समझिए। ठीक है, सो बेस एंड स्ट्रक्चर, मार्क्स जो थे इन्होंने, इनका एक बुक थी दास कैपिटल जो 1867 में इस बुक को लिखा था, एंड कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिव ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये दो बुक हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैंने बताया ना क्वेश्चंस आते हैं, बुक एंड थिंकर्स के क्वेश्चंस आते हैं। सो एंड कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड दास कैपिटल, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ रिटन बाय मार्क्स। ठीक है, अब ये बेसिस एंड स्ट्रक्चर क्या है, देखिए इन्होंने जो सोसाइटल स्ट्रक्चर है उसको कैसे डिस्क्राइब किया है कि सोसाइटी में दो चीज़ें हैं, दो कंपोनेंट हैं, एक बेस कंपोनेंट है, एक सुपर स्ट्रक्चर कंपोनेंट है। बेस क्या रिप्रेजेंट करता है, इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की इकोनॉमिक फाउंडेशन कहाँ से है वो रिप्रेजेंट करता है बेस। जैसे इकोनॉमी में क्या क्या आता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शंस आते हैं, और सुपर स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है, और अदर जो भी सोसाइटी के अदर एक्सपेक्ट्स होते हैं जैसे कि कल्चर है, पॉलिटिक्स है, लॉ, रिलीजन, आइडियोलॉजी, ये सब सुपर स्ट्रक्चर में आता है। ठीक है, जिसको ये जो सुपर स्ट्रक्चर है ये किस पे बेस्ड है, ये बेस पे ही बेस्ड होता है। जैसा सोसाइटी का इकोनॉमिक बेस होगा वैसा उसका सुपर स्ट्रक्चर मॉडल होगा। सो बेस जो है वो फॉर्म्स द फाउंडेशन अपॉन विच सुपर स्ट्रक्चर इज बिल्ड एंड फंक्शन। बेस एक तरीके से फाउंडेशन है, नींव है। जैसे सोसाइटी की नींव होगी वैसे ही उसके अदर एस्पेक्ट्स भी होंगे, मतलब वैसा उसका कल्चर होगा, वैसा उसका रिलीजन, पॉलिटिक्स होगा। ठीक, जैसे कि अगर हम बताएं कि जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सोसाइटी को जो इकोनॉमी है वो कौन होल्ड करता है, ये मुस्लिम्स होल्ड करते हैं। तो वहाँ पे उनका जो पॉलिटिक्स है वो भी किस पे, जो पॉलिटिकल लॉज बने हुए हैं वो भी मुस्लिम्स को फेवर करने वाले लॉज बने हुए हैं। रिलीजन जो डोमिनेंट रिलीजन है वो भी मुस्लिम है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं मार्क्स। ठीक, तो मार्क्स का कहना ये है कि सोसाइटी का जैसा बेस होगा उसी पे ही डिपेंडेंट है अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, उसी पे ही डिपेंडेंट है सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे कि अगर बेस, सोसाइटी का बेस जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, इकोनॉमिक फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो सोसाइटी का बेस मतलब मोड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि जैसे टेक्नोलॉजी, टूल्स एंड रॉ मटेरियल्स, या रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। ये दो पॉइंट मैंने बताया ना कि बेस में ये दो पॉइंट रिप्रेजेंट करता है कि मोड ऑफ प्रोडक्शन किसके हाथ में है और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन किसके हाथ में, मतलब टेक्नोलॉजी, टूल्स एंड रॉ मटेरियल्स, और हु ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, पीपल कैसे ऑर्गेनाइज हैं उस प्रोडक्शन प्रोसेस में, ये बेस रिप्रेजेंट करता है। और सुपर स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है, वो सारे इंस्टीट्यूशन जैसे गवर्नमेंट क्या है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसे है। जैसे अगर मुस्लिम इकोनॉमी को मुस्लिम्स होल्ड कर रहे हैं तो एजुकेशन सिस्टम में भी क्या पढ़ाया जाएगा, ज़्यादातर मुस्लिम से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। लीगल सिस्टम कैसा है, रिलीजन कैसा है, आर्ट एंड मीडिया कैसा है। सो फंक्शंस टू लेजिटिमाइज एंड मेंटेन द एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक सिस्टम। देखो सुपर स्ट्रक्चर भी इसी तरह फंक्शन करेगा जो उसके बेस को, ताकि जो बेस के जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको मेंटेन रखे। ठीक है, भले ही सोसाइटी में जो है ऑप्रेस्ड क्लास के इंटरेस्ट को फुलफिल ना किया जाए, ऑफन रिफ्लेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ रूलिंग क्लास। ओके, आई होप ये बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर मॉडल समझ में आया कि जिसमें क्या समझाना चाह रहे हैं इस फिलॉसफी में कि जैसा बेस होगा उसी पे ही डिपेंडेंट होगा सुपर स्ट्रक्चर। इसीलिए ये जो है ये सुपरफिशियल इसको हम बोलते हैं। ये कंपोनेंट जो है वो सुपरफिशियल कंपोनेंट है और बेस कंपोनेंट क्या है, रियल कंपोनेंट है। जैसा सोसाइटी की नींव होगी वैसा ही उसका अदर एस्पेक्ट्स होंगे। आई होप ये समझ में आया। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करती हूँ इस बेस्ड ऑन सुपर स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ मार्क्सिज्म। जैसे कि मान लीजिए सोसाइटी कैसी है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। मतलब बेस अगर हम बोलें तो बेस में क्या है कि जो ओनरशिप है फैक्ट्रीज की में वो कैसी है, प्राइवेट ओनरशिप है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में यही तो होता है कि ओनरशिप ऑफ फैक्ट्रीज या मींस ऑफ प्रोडक्शन कैसा होता है, प्राइवेट होता है। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अगर कैपिटलिस्ट सोसाइटी है तो बेस अगर ऐसा है तो सुपर स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसे लॉज उस सोसाइटी में होंगे जो प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करें। ऐसी एजुकेशन सिस्टम होगी जो कैपिटलिस्ट वैल्यूज़ को बढ़ावा दे, और ऐसी मीडिया होगी जो इस आइडियोलॉजी को,
जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी की जैसे लिबरलिज्म आइडियोलॉजी को ही फेवर करे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर मॉडल। मैंने कैपिटलिस्ट सोसाइटी का एग्जाम्पल देके भी समझाने की कोशिश की है कि जैसा बेस होगा जैसा वही डिटरमाइन करेगा कि वहाँ का सुपर स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, सो दिस इज बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर मॉडल। नाउ अब हम थर्ड की कंपोनेंट पढ़ेंगे मार्क्सिज्म फिलोसफी का, दैट इज डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। ठीक, ये किस बुक में था? ये दास कैपिटल, जो कि मार्क्स के द्वारा लिखी गई थी। इस बुक में ये डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को भी एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, एक्चुअली देखिए क्या है कि ये जो डायलेक्टिकल आइडियलिज्म है ये ये किसने दिया था? हेगल ने दिया था। ठीक है, तो हेगल ने ये डायलेक्टिकल आइडियलिज्म दिया था, इसी से ही इंस्पायर होके, बट इसको क्रिटिसाइज़ किया था मार्क्स ने, और इसको क्रिटिसाइज होके मार्क्स ने अपना एक आइडिया दिया, दैट इज़ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। देखो हेगल ने क्या कहा था कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का जो मूविंग फोर्स है वो क्या है? आइडियलिज्म है, आइडिया है। आइडिया ही हिस्ट्री का एवोल्यूशन या मूविंग फोर्स है। लेकिन क्योंकि अभी देखा ना मैंने स्टेजेस ऑफ, आपको ये पढ़ाया है, स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री पढ़ाया है, जिसमें कि उन्होंने क्लासेस के बेसिस पे हिस्ट्री को डिफाइन किया है, और उन्होंने बेसिकली बताया कि ये क्लासेस जो होती हैं ये सोसाइटी में क्यों बनती हैं? बिकॉज ऑफ मटेरियलिज्म की वजह से क्लासेस बनती हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल एफ्लुएंस को चाहते हैं, मटेरियल वेल्थ को क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, सो इसकी वजह से सोसाइटी में क्लासेस डेवलप होती हैं। तो हेगल के इस जो डायलेक्टिकल आइडियलिज्म है इसको क्रिटिसाइज़ करते हुए मार्क्स ने अपनी एक थ्योरी दी डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की, और इन्होंने इस चीज़ को कहा कि नहीं, हिस्ट्री का जो मूविंग फोर्स है वो आइडिया नहीं है, आइडियलिज्म नहीं है। हिस्ट्री का जो मूविंग फोर्स है या जो यूनिवर्स का एसेंस है वो क्या है? मैटर है। आई होप ये बात समझ में आई होगी डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। ठीक, फिर इन्होंने ये जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है ये कॉन्सेप्ट, यही फिलोसफिकल बेस है मार्क्सिज्म की थ्योरी का। इन्होंने बोला कि सोशल चेंज लीड टू ह्यूमन सोसाइटी टू अ परफेक्ट सोशल ऑर्डर। इन्होंने बोला सोसाइटी में चेंज लाने की ज़रूरत है, तभी एक परफेक्ट सोशल ऑर्डर आएगा, मतलब कम्युनिज्म अचीव होगा, जहाँ पे मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे लैंड, प्रॉपर्टी, मनी, ये सारी चीज़ें, वेल्थ, ये सब चीज़ें तभी हार्मनी में होंगी क्योंकि सब लोग कॉमन ओनरशिप होगी, सबकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही होंगी, तो वहाँ पे मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? वो इक्वल होगा, इक्वलिटी होगी, और इसकी वजह से कोई क्लास डिवीज़न नहीं होंगे। ठीक, और फिर उन्होंने बोला रियलिटी एज मटेरियल रेदर देन आइडियल। उन्होंने बोला अगर रियलिटी में हम देखें तो आइडिया जैसी चीज़ नहीं, रियलिटी में सब लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? मटेरियल वेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा एक्युमुलेट करने की कोशिश करते हैं, और यही रियलिटी है। और इसी तरह हिस्ट्री में अगर हम देखें तो मटेरियल ही इसका ड्राइविंग फोर्स है। तो हमें इसीलिए, और क्लासेस इसी वजह से बनी हुई हैं, और इसी वजह से ऑपरेशन जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। तो इसके लिए हमें कैसा सोसाइटी चाहिए? हमें स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी चाहिए। मटेरियलिस्ट फिलोसफी दैट एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रियल वर्ल्ड कंडीशन। ये जो मार्क्सिज्म है वो ये कहता है कि हमको उसमें उन चीज़ों पे इम्पोर्टेंट नहीं देना चाहिए जो रियल नहीं है, जो हमें दिख नहीं रहे, जो रियल वर्ल्ड कंडीशंस हैं उस पे के अकॉर्डिंग उसको हमें इम्पोर्टेंस देना चाहिए। और रियल वर्ल्ड में मैटर ही रियल है, सब लोग मटेरियल वेल्थ को ही ज़्यादा से ज़्यादा एक्युमुलेट करना चाहते हैं, और उसी वजह से स्ट्रगल्स हो रहे हैं। ठीक है, फिर एक ये इम्पॉर्टेंट है कि जो फ्रेडरिक एंजल हैं इनकी एक बुक थी एंटी ड्यूरिंग, जिसमें इन्होंने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के ये जो कॉन्सेप्ट है इसके 3 लॉज दिए हैं। किस बुक में? फ्रेडरिक एंजल कौन थे? फ्रेडरिक एंजल जो है वो मार्क्स के ही को ऑथर थे। तो इन्होंने एंटी ड्यूरिंग जो फ्रेडरिक एंजल की बुक थी 1878 में इन्होंने लिखा था, इसमें इन्होंने 3 लॉज दिए डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के। ठीक, सबसे पहला लॉ क्या इन्होंने दिया? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। इन्होंने बोला चेंजेस कैसे होते हैं? क्वांटिटेटिव होते हैं, पर कब तक, किस पॉइंट तक क्वांटिटेटिव होते हैं? जब फिर उसके बाद वो उनका फॉर्म चेंज हो जाता है, जैसे कैपिटलिज्म टू सोशलिज्म आ जाना। ठीक, तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है और कुछ क्वांटिटेटिव होता है, फिर धीरे धीरे वो क्वालिटेटिव में चेंज हो जाता है। फिर यूनिटी ऑफ ऑपरेशन इन्होंने एक लॉ दिया। उन्होंने क्या बोला कि जो है सब कुछ जो है कॉन्ट्राडिक्शन में भी है
और पर वो इंटरडिपेंडेंट एलिमेंट है। सोसाइटी में भी जैसे कि बुर्जुआजी एंड प्रोलेटेरिएट, ये दो क्लासेस हैं, ये क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्टिंग है, इनके कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है, बट फिर भी ये लोग एक साथ सोसाइटी में रह रहे हैं क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। बुर्जुआजी लोग जो इनके पास जो एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं वेल्थ, वो किसकी हेल्प से करते जा रहे हैं, वर्कर्स, प्रोलेटेरिएट के वर्ग। क्योंकि अगर कोई फैक्ट्री है, किसी फैक्ट्री में जो ओनर है, ओनर कैसे जो है वो अमीर होता जा रहा है, जब तक ये वर्कर्स उसकी फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे, उनसे ये काम नहीं लेंगे, तब तक ये लोग जो है बुर्जुआजी क्लास जो है, वो कैपिटलिस्ट क्लास जो है, वो अपनी वेल्थ को इंक्रीज नहीं कर सकता। तो सोसाइटी इसीलिए ये क्या कह रहा है, यूनिटी ऑफ अपोजिशन, मतलब अपोजिट कॉन्ट्राडिक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट है सोसाइटी में, बट दीज आर इंटरडिपेंडेंट एलिमेंट्स। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी आपको। फिर एक जो थर्ड लॉ उन्होंने दिया, निगेशन ऑफ निगेशन। उन्होंने बोला हर एक चीज़ का, देखो जब कोई थीसिस देता है तो उसका एंटीथीसिस भी होता है, और जब थीसिस और एंटीथीसिस को मिला दिया जाता है तो एक सिंथेसिस होता है, और ये सब चेन में कनेक्टेड है, और वो एक दूसरे को क्या करता है, थीसिस और एंटीथीसिस निगेट करता है। मान लीजिए कोई एक आइडिया है तो उसका एक काउंटर आइडिया भी होता है। जैसे सपोज मान लो, एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि ग्लास जो है, वो ग्लास में मान लीजिए पानी यहाँ तक भरा हुआ है, तो किसी ने कहा, किसी के पास आइडिया आया कि ग्लास इज हाफ फुल्ड, ठीक, बट काउंटर आइडिया क्या है, नो, ग्लास इज हाफ एम्प्टी। तो सिंथेसिस क्या है कि भाई ग्लास में पानी है, ठीक। सो ये सब चेन में कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे को निगेट करते होते हैं, ठीक। तो ये जो 3 लॉज हैं, ये हमने देखे जो फ्रेडरिक एंजल ने अपनी बुक एंटी ड्यूरिंग में दिए थे। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के हमने 3 लॉज को देखा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। देखो ये जो मार्क्सिज्म वाला है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये उन लोगों के यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है। अब हम लोग 4th कॉम्पोनेंट करते हैं, ठीक है। इसी तरह ही मैं आगे और भी वीडियोस हर टॉपिक में डालूंगी, एंड आई विल कवर द होल सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट इन दिस चैनल ओनली, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और इस चैनल में वीडियोस डालने में और इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखने में, ठीक है। नाउ 4th की कंपोनेंट ऑफ मार्क्सिज्म इज़ प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन। देखिए मार्क्सिज्म फिलॉसफी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला कि सोसाइटी में इक्वालिटी अचीव करने के लिए हमें वर्कर्स को जो है, जो ऑपरेस्ड क्लास है, जो प्रोलेटेरिएट क्लास है, उसको रिवॉल्व करना ज़रूरी है, एंड दैट रेवोल्यूशन कैन बी ब्लडी ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि वो वायलेंट, नॉन वायलेंट रेवोल्यूशन होगा। इन्होंने बोला कि वो वायलेंट रेवोल्यूशन भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर, बट व्हाट मैटर्स इज़ टू अचीव अ क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी। सो फॉर दैट वी नीड अ प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन, ठीक। प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन मतलब रेवोल्यूशन बाय वर्किंग क्लास। यही इनका मार्क्सिज्म फिलॉसफी का सेंट्रल थीम था कि रेवोल्यूशन करना है कि उन किसको, वर्किंग क्लास को, ठीक है। उन्होंने मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी अगर नया जन्म होता है तो बिना ब्लड के नहीं होता, ठीक। सो सोसाइटी में भी अगर नया चेंज लाना है तो बिना ब्लड शेड के चेंज नहीं आ सकता। सो वर्किंग क्लास शुड रिवॉल्ट, एंड दैट रिवोल्यूशन कैन बी वॉयलेंट ऑल्सो। तो फिर उन्होंने बोला कि सोशल रेवोल्यूशन जो है, प्रोलेटेरिएट जो लोग करेंगे, यही दिस इज़ द ओनली वे आउट फ्रॉम द कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर जब तक वर्कर जो क्लास है वो सोशल रेवोल्यूशन नहीं करेगा, तब तक वो कैपिटलिस्ट के एक्सप्लॉयटेशन से बाहर नहीं निकल सकता। सो सोशल रेवोल्यूशन इज़ द ओनली वे आउट फ्रॉम द कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक। अब मैंने बताया 2 इंपॉर्टेंट जो बुक, दास कैपिटल एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो 1848 में लिखी थी, उसमें ये एक स्टेटमेंट है, मैंने बताया ना, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि स्टेटमेंट दे दिया और फिर 4 थिंकर ऑप्शंस में दे दिया, एंड आपसे पूछेगा कि किस थिंकर ने इस स्टेटमेंट को बोला। सो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ही मार्क्स का एक था कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। इन्होंने बोला कि भाई जो वर्ल्ड के पूरे देश, मतलब पूरे विश्व के जो वर्कर्स हैं वो यूनाइट करें, क्योंकि आपके पास कुछ लूज़ करने के लिए बचा ही नहीं है। आप तो ऑलरेडी चेंज में हो, आपको तो ऑलरेडी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। सो यू हैव नथिंग टू लूज़, ओनली you are left to unite
और एक्सेप्ट योर चेंज एंड वर्ल्ड टू विन, आप तभी जीत सकते हो। ठीक, फिर लेनिन जो सोवियत यूनियन के थे, बॉल्शविक रेवोल्यूशन 1977 में, इन्होंने क्या बोला कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो वैनगार्ड ऑफ रेवोल्यूशन है। ये जो रेवोल्यूशन की बात कर रहा है कि प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन होना चाहिए, सोशल रेवोल्यूशन होना चाहिए बाय वर्किंग क्लास, तो लेनिन ने क्या बोला था कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो रेवोल्यूशन लाने में मदद करेंगी, वैनगार्ड ऑफ रेवोल्यूशन है, दीज आर द हार्बिंगर ऑफ रेवोल्यूशंस। ठीक, फिर ये डिफरेंट रेवोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से, जैसे जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की कॉलोनीज थी वहाँ पे कौन सा रेवोल्यूशन, जैसे बॉल्शविक रेवोल्यूशन रशिया में फेमस हुआ। ठीक, ये भी एक तरह से प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन ही था। ठीक, उसके बाद जो है एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका की कॉलोनीज में 2 स्टेप रेवोल्यूशन हुआ। फिर लियोन ट्रॉट्स्की जो थे, इन्होंने रशिया में परमानेंट रेवोल्यूशन का बारे में मतलब लीड किया। माओ ज़ेडुंग जो थे वो कंटिन्यूस रेवोल्यूशन, तो ये याद रखना है। ठीक है, नाउ 5th कॉम्पोनेंट इज़ कम्युनिज्म। ठीक, अभी तक हमने क्या पढ़ा, देखिए 4 कॉम्पोनेंट्स हमने पढ़ लिए। सबसे पहला कॉम्पोनेंट कि क्लास स्ट्रगल और स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री क्या है। फिर दूसरा कॉम्पोनेंट जो मार्क्सिज्म फिलोसफी का बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर मॉडल। तीसरा जो है वो डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म। 4th प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन। अब 5th कम्युनिज्म। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है मार्क्सिज्म फिलोसफी का। ठीक, कम्युनिज्म मतलब क्या है, अगर इन शॉर्ट हम बोले तो कम्युनिज्म मतलब क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी। कैसे सोसाइटी? क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी। जो अल्टीमेट गोल है वो यही है कि हमें क्या अचीव करना है, क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी अचीव करना है। तो जो हिस्टोरिकल कॉन्ट्रडिक्शन है इसका एंड, या जो क्लास स्ट्रगल है इसका एंड कैसे होगा, ये हम कम्युनिज्म से ही अचीव करेंगे। ये किस में लिखा हुआ था? ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। स्टेट जो है एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो कि बुर्जुआजी क्लास के अफेयर्स को मैनेज करती है और प्रोलेटेरिएट क्लास के ही इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। देखो कम्युनिज्म का यहाँ पे देखो क्लासलेस बात तो समझ में आ रही होगी कि भाई सोसाइटी में क्लास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्लासेस होने की वजह से जो अपर क्लास है वो लोअर क्लास को एक्सप्लॉइट करती है। लेकिन ये स्टेटलेस सोसाइटी क्यों चाहते थे? मार्क्सिस्ट जो थिंकर्स थे वो स्टेटलेस सोसाइटी क्यों चाहते थे? क्योंकि इनके अकॉर्डिंग क्या है कि स्टेट एक एग्जीक्यूटिव कम्युनिटी है, जो बुर्जुआजी क्लास है, जो अपर क्लास है, उन्हीं के अफेयर्स को मैनेज करती है और उन्हीं के इंटरेस्ट को ही रिप्रेजेंट करती है, उसी के अकॉर्डिंग ही वो वर्क करती है। तो इसीलिए सोसाइटी में स्टेट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्टेट क्या है इनके अकॉर्डिंग? स्टेट एक सिंबल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ओनली स्टेटलेस सोसाइटी विल प्रोवाइड अ परफेक्ट इक्वालिटी। ओके, ये समझ में आया होगा? समझ में आया? ठीक, तो अब इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो सोसाइटी में अभी करंट जो स्ट्रक्चर सोसाइटी का है वो कैसा है? कैपिटलिज्म है। इस कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म तक पहुंचने के लिए स्टेजेस हैं। पहले हमें क्या होना चाहिए? सोसाइटी में सोशलिज्म आना चाहिए, जहाँ पे क्लासेस नहीं होंगी लेकिन स्टेट होगा, क्योंकि स्टेट किस चीज़ को हटाएगा? प्राइवेट ओनरशिप को हटाएगा और कॉमन ओनरशिप लेके आएगा स्टेट। और जो प्रोलेटेरिएट का डिक्टेटरशिप है वो हटके अब स्टेट के पास जो है होल्ड हो जाएगी इकोनॉमी की। ठीक, सो ये सोशलिज्म आना चाहिए। फिर सोशलिज्म के बाद कम्युनिज्म। जब एक बार सोसाइटी क्लासलेस हो जाए तो उसके बाद स्टेट को भी विदर अवे करना है, स्टेट को भी हटा देना है, और फिर सोसाइटी कैसी हो जाएगी? स्टेटलेस सोसाइटी हो जाएगी। आई होप ये बात समझ में आई होगी। ठीक, क्या है सोशलिज्म, क्या है कम्युनिज्म? तो इससे पहले मैंने सोशलिज्म पे लेक्चर लिया हुआ है, 3 लेक्चर मैं ऑलरेडी सीरीज़ में बना चुकी हूँ और ये 4th लेक्चर है। वो तीनों आप लेक्चर देखिएगा ज़रूर। ठीक है, अब हमने देखो की कंपोनेंट्स इस फिलॉसफी के देखे। अब हमें क्या देखना है? ब्रांचेस ऑफ मार्क्सिज्म देखना है। ठीक, या हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ मार्क्सिज्म। ठीक, सो सबसे पहला जो है क्लासिकल मार्क्सिज्म है। क्लासिकल मार्क्सिज्म के जो थिंकर हैं वो मार्क्स और एंजल्स हैं। इन्होंने जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी, जो अर्ली कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी, उसी को ही क्रिटिसाइज़ किया है। जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी का जो मेन कौन थे? एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, इन लोगों ने जो है इकॉनमी में बहुत कैपिटलिस्ट इकॉनमी में बहुत सारी थ्योरीज दी हैं एडम स्मिथ एंड डेविड रिकार्डो ने। तो इनको क्रिटिसाइज़ करने के लिए क्लासिकल मार्क्सिज्म में था, जिसमें कि मार्क्स और एंजल्स जो हैं वो मेन की थिंकर थे।
इन्होंने सोशल और पॉलिटिकल आर्गूमेंट्स दिए, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन होना चाहिए, क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए, और क्लास स्ट्रगल को हटाने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म आया। आई होप क्लासिकल मार्क्सिज्म समझ में आया। ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म के जो की थिंकर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन यहीं से ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई आपको ये मार्क्सिज्म का टाइप दे दिया जाएगा और फिर की थिंकर दे दिए जाएंगे, मैथ द कॉलम करो, ठीक है। सो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म जो है उसमें कौन कौन थिंकर हैं, कार्ल कॉट्स्की, जॉर्जी प्लेटनो, लेनिन लग्जमबर्ग, हाल रैपर, रुडोल्फ हिल्फर्डिंग। देखिए थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। थोड़ा सा ये सब थोड़ा रशियन नेम है तो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं लेने में, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे वो प्रोनाउंस करते हैं आई डोंट नो, बट आई होप स्पेलिंग लिखी हुई है आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। सो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म किस पे एम्फेसिस करता है, क्रूड कॉन्सेप्ट ये जो है ये किस पे एम्फेसिस करता है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। ये जो दो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको ऊपर समझाया ना कि हिस्ट्री का जो ड्राइविंग फोर्स है वो मटेरियल मैटर है और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, इन्हीं कॉन्सेप्ट ये ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट इन कॉन्सेप्ट में ज़्यादा फोकस करते हैं। इसके जो की थिंकर्स हैं ये कार्ल कॉट्स्की, जॉर्जी प्लेटनो, ये सब हैं, सो ऑन। और फिर उसके बाद इसके फिर इस जो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म में इसकी ब्रांचेस भी थी, एक लग्जमबर्गिज्म जिसमें स्पॉन्टेनियस रेवोल्यूशन की बात की, स्टालिनिज्म ये भी रशिया के थे जिन्होंने कम्युनिज्म इन वन बैकवर्ड स्टेट बताया, एंड ट्रॉट्स्किज्म जो कम्युनिज्म फॉर एवरीवेयर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई स्पॉन्टेनियस रेवोल्यूशन ये किसने दिया, लग्जमबर्गिज्म फिलोसफी का है, कम्युनिज्म इन वन बैकवर्ड स्टेट ये स्टालिनिज्म का है, फिर कम्युनिज्म फॉर एवरीवेयर ये किसका है, ये ट्रॉट्स्किज्म का है, ठीक। सो ये है तो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म। फिर आता है वेस्टर्न मार्क्सिज्म, ठीक है। थर्ड ब्रांच जो है वो क्या है, वेस्टर्न मार्क्सिज्म की है। वेस्टर्न मार्क्सिज्म ये कब ओरिजिनेट हुआ, 1923 में ओरिजिनेट हुआ, और इसको इस मतलब इसके जो की वर्क थिंकर्स हैं वो कौन है, ग्योर्गी लुकास एंड कार्ल कॉश, ठीक। कौन है, ग्योर्गी लुकास एंड कार्ल कॉश, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं हाईलाइट कर रही हूँ। फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने मार्क्सिज्म को प्रेजेंट किया कि ये एक सेल्फ कॉन्शियस ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए सोसाइटी में, ठीक है। उसके बाद एक ग्रामसी की बुक थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ग्रामसी की ये बुक थी प्रिजन नोटबुक। ये भी इस जो वेस्टर्न मार्क्सिज्म है इसमें इसका मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया इस फिलॉसफी में। ग्रामसी की बुक कौन सी थी, प्रिजन नोटबुक, ठीक है। अब ये जो वेस्टर्न मार्क्सिज्म थे, जैसे मैंने बताया ना क्लासिकल जो मार्क्सिज्म थे ये कैपिटलिस्ट की इकोनॉमिक जो क्रिटिक थे, ऑर्थोडॉक्स क्या थे, ये इस क्रूड कॉन्सेप्ट पे एम्फेसाइज करते थे। वेस्टर्न मार्क्सिज्म जो है वो किस पे फोकस करते थे, ये जो सुपर स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स है जैसे कल्चर, फिलॉसफी, आर्ट, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इस पे ज़्यादा फोकस करते थे, और ये मार्क्सिज्म को इन क्रूड इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म से सेव करना चाहते थे। इनका ये कहना था कि मतलब जो ये वेस्टर्न मार्क्सिज्म फिलॉसफी है, ये वेस्टर्न मार्क्सिज्म थिंकर्स जो मार्क्सिस्ट थिंकर्स जो थे, इनका कहना ये था कि सोसाइटी में सिर्फ इकोनॉमी को ही इम्पोर्टेंस नहीं दो, सोसाइटी में कल्चर, फिलॉसफी, आर्ट, ये जो सुपर स्ट्रक्चर की जो चीज़ें होती हैं इसको भी फोकस, इसकी भी प्रॉब्लम्स पे फोकस करना ज़रूरी है, ठीक। आई होप वेस्टर्न मार्क्सिज्म की बात समझ में आई होगी। फिर स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म क्या कहता है, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म जो है ये किसके अगेंस्ट में है, ये इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के अगेंस्ट में है, ठीक। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के अगेंस्ट में, जैसे राल्फ मिलमैन कौन थे, ये इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, प्लीज़ मैं अब उसको चुप नहीं करा सकती हूँ, बट सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, ठीक है। राल्फ मिलमैन कौन थे, ये इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे, ठीक। इन्हों का क्या था, ये क्या कहते थे कि स्टेट एक डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है बुर्जुआजी क्लास का। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये पूछा जाता है ये स्टेटमेंट किसने दिया है। सो राल्फ मिलमैन के अकॉर्डिंग स्टेट इज एक्ट एज अ डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ बुर्जुआजी क्लास। मतलब इनका कहना मतलब ये था कि जो बुर्जुआजी क्लास है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, वो स्टेट को एक हथियार की तरह यूज़ करता है अपने काम बनाने के लिए, अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। स्टेट को कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो हथियार की तरह यूज़ करता है, ठीक है। अगर हम आगे करंट सिनेरियो देखें, ठीक है, क्या होता है किसी भी सोसाइटी में, आप देखो अपना अगर इंडिया की बात करो, जो बड़े बिग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिग बिजनेसमैन हैं,
ये इकॉनमी को होल्ड कर रहे हैं और ये स्टेट को यूज़ करते हैं। स्टेट जो मतलब गवर्नमेंट होती है ना, उससे आप उसको पे होल्ड करते हैं और वो कहते वो ऐसी ही लॉज बनवाने की कोशिश करते हैं या ऐसी पॉलिसी बनवाने की कोशिश करते हैं कि जो उनको ज़्यादा फेवर करे। तो राल्फ मिलमंद की जो बात थी वो ये सही थी, लेकिन जो स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म था वो इस इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को के अगेंस्ट में था। अब जब स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट थिंकर कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, निकोलस पुलंजास। ठीक है, ये इन्होंने स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ स्टेट को देखा। इन्होंने कहा नहीं, स्टेट के स्ट्रक्चर को भी देखना ज़रूरी है, स्टेट के स्ट्रक्चर को जो है इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। तो निकोलस पुलंजास के अलावा और कौन कौन से थिंकर्स इंपॉर्टेंट है, लुइस अल्थुजर, मॉरिस गोलियर। ठीक, निकोलस पुलंजास, लुइस अल्थुजर एंड मॉरिस गोलियर। ठीक, उसके बाद फिफ्थ जो है ब्रांच जो है वो नियो मार्क्सिज्म। ठीक, अभी हमने देखा सबसे पहले क्लासिकल मार्क्सिज्म, देन ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म, देन वेस्टर्न मार्क्सिज्म, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म, नाउ लास्ट नियो मार्क्सिज्म। अब ये क्या कहते हैं, ये कब इमर्ज हुई, ये मिड एंड लेट 20th सेंचुरी में इमर्ज हुई। ये किससे इंस्पायर हुई, ये मार्क्स, ग्राम्सी, हेगल एंड सिगमंड फ्रॉइड, इन थिंकर्स की आइडियाज़ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी। ये इसमें कहाँ के लोग जो है, कौन से थिंकर्स कहाँ के थे, ये इसमें फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी के थिंकर्स थे, ये न्यू मार्क्सिस्ट थिंकर्स। इन्होंने जो ये आइडिया था ऑफ साइंटिफिक ओरिएंटेशन, प्रोमिनेंस ऑफ वर्किंग क्लास एंड इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, इसको ड्रॉप किया। इन्होंने बोला कि सिर्फ हम ये इन सब चीज़ों पे ही फोकस नहीं कर सकते कि भाई सिर्फ वर्किंग क्लास का ही प्रोमिनेंस हो सोसाइटी में, वर्किंग क्लास को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए, साइंटिफिक ओरिएंटेशन हो, इकोनॉमी को ज़्यादा होल्ड दिया जाए। इन्होंने बोला कि इसको छोड़ के हमें ह्यूमन इमेंसिपेशन पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, ह्यूमन इमेंसिपेशन मतलब एक तरह से ह्यूमन्स को मुक्ति मिले और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उन सभी प्रॉब्लम्स पे ही, सिर्फ इसी चीज़ पे नहीं। अब इसमें कौन कौन से थिंकर्स इंपॉर्टेंट हैं, जॉर्जन हेबरमास, हेrbert मार्कस, थियोडोर अडोमो, मार्क्स होकाइमर, एरिक फ्रॉम, वॉल्टर बेंजामिन, फ्रेडरिक ब्लॉक। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार मार्क कर रही हूँ, यहाँ से पूछता है, क्योंकि जैसे ये हेबर मास है, हर्बर्ट मार्कस है, थियोडोर है, होकाइमर, फ्रॉम है, वॉल्टर बेंजामिन है, फ्रेडरिक वॉलेक है, ये पूछेगा ये कौन से थिंकर है, किस मतलब थिंकर, न्यू मार्क्सिस्ट थिंकर हैं या स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट थिंकर हैं, ये पूछता है। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। नाउ अब हम लोग जो कुछ थिंकर्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हैं। जैसे फ्रेडरिक एंगल, जो ये जो फर्स्ट मार्क्सिस्ट थे, इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, इनकी जो बुक्स है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको भी नोट्स में इंक्लूड किया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। जैसे द कंडीशंस ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड, ये जो बुक है 1848 में, ये फ्रेडरिक एंगल ने लिखी थी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, डास कैपिटल, ये मार्क्स के साथ इन लोगों ने, दोनों लोगों ने मिलके, को ऑथर थे ये मार्क्स के, मिलके लिखा था। ठीक है, द कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, डास कैपिटल। जो फ्रेडरिक एंगल की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है वो ये है, द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, 1884 में। फिर एंटी ड्यूरिंग, मैंने ये बताया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंटी ड्यूरिंग का मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ था। ये एंजल इन एंटी ड्यूरिंग में ही इन्होंने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के 3 लॉज दिए थे। तो ये फ्रेडरिक एंजल की ये भी कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। फिर डायलेक्टिक्स ऑफ नेचर, ये भी किसने, फ्रेडरिक एंजल ने लिखा था। तो ये जो 3 जो रेड से पेन से मैंने हाईलाइट कर रखा हुआ है, ये फ्रेडरिक एंजल की इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जैसे सपोज आपको एंटी ड्यूरिंग दे देगा एक साइड, और एक साइड आपको ये फ्रेडरिक एंजल का नाम दे देगा, और फिर पूछेगा, मैं तो कॉलम करवाएंगे। ठीक है, अब लेनिन जो थे, लेनिन के कौन कौन से, ये कौन थे, ये रशियन रेवोल्यूशन जो 1917 में हुए थे उनके लीडर थे। इन्होंने कॉलोनिज्म पे और इम्पीरियलिज्म पे बहुत ज़्यादा स्टडी किया था। ठीक है, कि कॉलोनिज्म कैसे आया, इम्पीरियलिज्म क्या है, कॉलोनिज्म और इम्पीरियलिज्म की, इम्पीरियलिज्म जो है वो कॉलोनिज्म का हाईएस्ट स्टेज है। ठीक है, तो इसलिए कॉलोनिज्म या इम्पीरियलिज्म से रिलेटेड जो बुक्स होंगी वो लेनिन की है। जैसे द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म की रशिया में, ये लेनिन ने लिखा। व्हाट इज़ टू बी डन, ये लेनिन ने लिखा। वन स्टेप फॉरवर्ड, टू स्टेप बैक, ये सारी बुक्स हैं, ये 7 बुक्स के नेम हैं जो लेनिन के कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, 2 टैक्टिक्स ऑफ सोशल डेमोक्रेसी इन डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन, द राइट ऑफ नेशंस टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक, ये बुक लेनिन की इम्पॉर्टेंट है
इन्होंने इस बुक में ये बताया कि कैपिटलिज्म का जो हाईएस्ट स्टेट क्या है वो इम्पीरियलिज्म है। पहले कैपिटलिज्म किसी सोसाइटी में होता है, फिर उसके बाद इम्पीरियलिज्म होता है। फिर द स्टेट एंड द रेवोल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी किसकी है, ये लेनिन की का कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, सो इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द स्टेट रेवोल्यूशन, ये इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज़ टू बी डन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सातों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लीजिएगा कि ये किसकी बुक्स हैं। ठीक, फिर इसके साथ साथ कुछ और बुक्स हमने लिखी हैं जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सो लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर, ये देखिए, द क्लास स्ट्रगल एफर्ट प्रोग्राम, ये किसने लिखा, कार्ल कोटोस्की, रशिया के थे। क्लास स्ट्रगल ये बुक। द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, ये किसने, रोज़ा लग्जमबर्ग ने, कैपिटल को एक्यूमुलेट करना। ठीक है, फिर हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस, ये जॉर्गी लुकास ने लिखा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, प्लीज़ इसको लर्न करिएगा बाय हार्ट। कार्ल कोटोस्की, क्लास स्ट्रगल, जॉर्गी लुकास, हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस, द परमानेंट रेवोल्यूशन, लियोन ट्रॉट्स्की। एक थे कार्ल कोटोस्की जो कि क्लास स्ट्रगल लिखे थे, और लियोन ट्रॉट्स्की क्या लिखे थे, परमानेंट रेवोल्यूशन। फिर डायलेक्टिक ऑफ इनलाइटमेंट, एक ये बुक है, ये किसने लिखा था, होकाइमर एंड थियोडोर अडोर्नो। ये सब कौन थे, ये मार्क्स, होकाइमर, थियोडोर डब्ल्यू अडोर्नो, ये सब न्यू मार्क्सिस्ट हैं, न्यू मार्क्सिस्ट थिंकर हैं। ठीक है, तो इन्होंने डायलेक्टिक ऑफ इनलाइटमेंट लिखा। क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिकल रीजन 1966 में जीन पॉल सैर्ट्रे ने लिखा। फिर वन डायमेंशनल मैन, हार्बर्ट मार्कोस ने लिखा। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, ये इसको लर्न कर ली। अच्छा, ये जो बुक्स हैं या ऑथर्स हैं, इसका आपको लर्न करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि एक साइड अपने आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जैसे एक साइड आपने क्या लिखा, एक साइड आपने बुक्स लिख दिया और दूसरी साइड आपने क्या लिख दिया, ऑथर के नेम लिख लिया जम्बल्ड वे में, और फिर बाद में मैच कर रहे हैं। इस तरह से जल्दी माइंड में सेटअप हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट मार्क्सिज्म टॉपिक, जो ये पूरा नोट्स है। एंड इसके बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो फेमिनिज्म में होगा। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल सो दैट यू कैन गेट वीडियोज़ ऑन टाइम, एंड सजेस्ट मी ऑल्सो कि कौन से टाइम पे मैं वीडियोज़ को अपलोड करूँ, जिस टाइम पे ज़्यादा सही रहेगा आप लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।